नमस्कार दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय गणराज्य के एक बहुत बड़े योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने हमें ये बताया कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, जिन्होंने हमें ये बताया कि स्वतंत्रता के लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम श्वास तक किस तरह लड़ा जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके सामने औरंगजेब खड़ा है कि आपके सामने मुगलों की विशाल सेना खड़ी है। इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर, इनकी गुरिल्ला टेक्निक आज भी पूरे विश्व में जानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। मराठाओं में सर्वोच्च और भारत की शान छत्रपति शिवाजी महाराज। निकल पड़ते हैं और जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग, जो कि पुणे में स्थित है, वहाँ हुआ था। इनके पिताजी शहाजी भोसले और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। दोस्तों, शिवाजी के जीवन में उनके माता पिता का प्रभाव बहुत पड़ा था, क्योंकि इनके पिताजी पेशे से एक सेनापति थे। इनकी माताजी बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थीं। तो शिवाजी इन दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन थे। मतलब एक तरफ जहां शिवाजी बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे, मतलब खेल भी ऐसे खेला करते थे कि नेता बनते थे, अपने हम उम्र के बच्चों को जुटाते थे और कहते थे चलो किले को जीतने का खेल खेलते हैं। मतलब बचपन से ही ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि भैया आगे जाकर मैं अपनी मातृभूमि को बाहर से आने वाली ताकतों से बचाना चाहता हूं और मैं बचाऊंगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, माता के प्रभाव के कारण कम उम्र में ही इन्होंने भगवत गीता, महाभारत और रामायण को पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। मतलब ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन थे। एक लीडर के गुण इनके अंदर पूरे के पूरे समाये हुए थे। जब मात्र ये 10 साल के थे तो 14 मई 1640 को साईबाई निम्बालकर के साथ इनकी शादी हो गई थी। वैसे कहीं कहीं ये कहा जाता है कि शिवाजी ने टोटल 8 शादियां की थीं, क्योंकि पहले के दौर में दोस्तों राजा महाराजा शादी करते थे अपने राज्य को फैलाने के लिए। मैट्रिमोनियल अलायंस कहते थे इसको इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए भैया, छोटी सी उम्र में शादी हो गई और छोटी सी उम्र में ही शिवाजी ने बता दिया था कि उन्हें क्या करना है। शिवाजी के पिताजी शहाजी भोसले एक मराठा सेनापति थे और ये डेक्कन सल्तनत के लिए काम करते थे। और जो दोस्तों उस वक्त तुम्हारी डेक्कन सल्तनत थी शिवाजी के जन्म के दौरान, ये 3 इस्लामिक सल्तनत बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। और इनके पिता अक्सर अपनी निष्ठा निजाम शाही, आदिल शाह और मुगलों के बीच बदलते रहते थे, मगर इनके पिता ने हमेशा अपनी जागीर पुणे रखी और अपने साथ एक छोटी सी सेना रखते थे। एक बार क्या हुआ कि इनके पिताजी कर्नाटक में आदिल शाह की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए निकल गए। इनको और इनकी माताजी को दादोजी कोंडदेव के संरक्षण में छोड़ कर गए और यही दादोजी कोंडदेव छत्रपति शिवाजी के गुरु बने, जिन्होंने इनको सैन्य परीक्षण दिया, जिन्होंने इन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया। मतलब मिलिट्री वॉरफेयर में दादोजी कोंडदेव ने शिवाजी को निपुण बनाया। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या। शिवाजी की शादी हो गई साईबाई निम्बालकर से, और उस दौरान मतलब सन 1640 और 1641 के दौरान बीजापुर पर अक्सर विदेशी राजाओं का हमला होता रहता था। और शिवाजी से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी कि भैया मेरी मातृभूमि पर कोई बाहर की फॉरेन पावर आकर आक्रमण करे, हमें दबाए और हम पर शासन करे। तो शिवाजी ने क्या किया, उन्होंने मावलों को बीजापुर के विरुद्ध इकट्ठा करना ये शुरू कर दिए। ये चाहते थे कि बीजापुर में जो आदिल शाह की शासन है ना, उसको ये उखाड़ कर फेंक दें। इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आता था कि इनके पिताजी आदिल शाहों की, निजाम शाहों की या मुगलों के सेनापति के तौर पर काम करें। और फॉरेन पावर से तो भैया ऐसे भी चिढ़ते थे ये। तो इन्होंने क्या किया, मावल राज्य में
जहाँ पर सभी जाति के लोग निवास करते थे। और ये मावल जाति के जो लोग होते थे दोस्तों, ये कई सारे दुर्गों का और महलों का निर्माण कर चुके थे, चाहे वो पुणे में स्थित हो, चाहे वो आपका बीजापुर में स्थित हो। और इन सभी मावलों को साथ में लाकर शिवाजी ने मावला नाम दिया और एक पूरी की पूरी आर्मी तैयार की। किसके खिलाफ? बीजापुर के सुल्तानों के खिलाफ। बीजापुर में जो भी फॉरेन ताकतें, जो भी बाहरी ताकतें आक्रमण करती थी, उनके खिलाफ। और दोस्तों, बीजापुर में सिचुएशन कुछ और चल रही थी। इधर शिवाजी तैयारी कर रहे थे कि जैसे ही लोहा गर्म होगा हथौड़ा मार देंगे। उधर बीजापुर में अंदरूनी संघर्ष बहुत ज़्यादा चल रहा था। औरंगजेब जो मुगल साम्राज्य है उसको दक्षिण भारत की तरफ फैला रहा था। तो बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया, बहुत सारे दुर्ग जिस पर उसकी सेना थी, उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया और वहाँ के जो लोकल शासक थे, मतलब स्थानीय शासक थे, उनके हाथ में वो पूरी की पूरी दुर्ग उनके हाथ में दे दी। और ये जो आदिल शाह है, ये अक्सर अब बीमार रहने लगे, जिसके कारण इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आपसी संघर्ष जैसे ही शुरू हुआ, शिवाजी ने सीधे सेंध मार दी। उन्होंने आदिल शाह के द्वारा, मतलब जो लोकल लोगों को उन्होंने अपना दुर्ग दिया था, सेना हटाकर सब पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। अब भैया शिवाजी के खिलाफ लोकल वालों की बोलने की क्या हिम्मत। शिवाजी ने सब पर क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा उनके ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया। अब आदिल शाह का दिमाग हुआ खराब, क्योंकि आदिल शाह के जो सेनापति थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे। आदिल शाह से एक ऐसे बर्दाश्त होता कि भैया उनके सेनापति के बेटे के अंदर इतनी हिम्मत कि मेरे दुर्ग पर वो कब्जा करे। लेकिन शिवाजी की, मतलब जो शिवाजी का एटीट्यूड था, उससे आदिल शाह समझ गया था कि भैया इस बार गलत इंसान से पाला पड़ा है। आदिल शाह ने शिवाजी से कहा कि मुझे मेरे सारे दुर्ग वापस चाहिए। शिवाजी ने क्या कहा, शिवाजी ने आदिल शाह के शासन में, उसके दरबार में अपना एक दूत भेजा और दूत के हाथों खबर भिजवाई कि अगर आपको किला चाहिए और किले के आसपास जिस क्षेत्रों पर मैंने कब्जा किया है वो चाहिए, तो अच्छी खासी रकम देनी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि अंदर ही अंदर शिवाजी विस्तार नीति का खेल खेल रहे थे। आदिल शाह के कई सारे दरबारियों को छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ही खरीद चुके थे और इस बात की आदिल शाह को भनक भी नहीं थी। जब आदिल शाह को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने अपने सेनापति शाहजी राजे को बुलाया और कहा कि अपने पुत्र को नियंत्रण में रखो, तुम्हारा पुत्र जो कर रहा है गलत कर रहा है। मगर शिवाजी ने किसी की परवाह नहीं की। शिवाजी ने किसी की परवाह नहीं की और जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किया था उस पर भी लगान देना बंद कर दिया। 1 रुपया नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। अब दोस्तों, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। अब हुआ क्या, आदिल शाह ने जब शिवाजी के तेवर देखे तो उन्होंने उनकी वीक पॉइंट पर क्या किया, अटैक किया। आदिल शाह ने शिवाजी के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया, क्योंकि उनके पिता, जैसा कि मैंने बताया कि सैन्य अभियानों के लिए कर्नाटका गए थे, वहीं पर उनके पिता को गुप्तचरों ने बंदी बना लिया। अब शिवाजी के लिए मुश्किल दौर था। क्या करते, अपने पिताजी को बचाते या आदिल शाह के सामने सरेंडर कर देते। लेकिन शिवाजी ने अपने पिता को चुना, उन्होंने कोई सरेंडर नहीं किया। उन्होंने शर्तें रखी आदिल शाह के सामने। आदिल शाह ने एक शर्त रखी शिवाजी के सामने कि तुम बीजापुर के किसी भी किले पर आप आक्रमण नहीं करोगे। शिवाजी ने इस बात को माना, अपने पिता की रिहाई करवाई और आने वाले 5 साल तक कोई युद्ध नहीं किया अपने पिता के लिए। शाहजी भोसले जैसे ही दोस्तों रिहा हुए आदिल शाह के कब्जे से, वो सार्वजनिक जीवन से सेवा मुक्त हो गए, रिटायर हो गए और सन 1645 के दौरान के आसपास शिकार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
अब शिवाजी के सामने कोई बंधन नहीं था। वो कहते हैं ना कि घायल शेर बड़ा खतरनाक होता है। शिवाजी ने वही किया। पिता की मौत के बाद शिवाजी ने आक्रमण करते हुए फिर से 1656 में पड़ोसी मराठा मुखिया से जावली का साम्राज्य हथिया लिया। शिवाजी ने कहा कि अब मेरे सामने कोई भी कमजोरी नहीं है, अब तुम बच कर दिखाओ, और हिम्मत है ना तो मुझे किसी शर्तों में बांध कर दिखाओ। और आदिल शाह ये बात समझ चुका था कि भैया अब शिवाजी को रोकना बहुत मुश्किल होगा। आदिल शाह ने एक चाल चली। अपने सबसे दिग्गज और अनुभवी सेनापति अफजल खान को शिवाजी को तबाह करने के लिए भेजा सन 1659 में, ताकि उनके क्षेत्र में जो विद्रोह हो रहा है ना वो खत्म हो जाए, इंटरनल डिस्प्यूट खत्म हो जाए। अब देखिए दोस्तों, शिवाजी की जिंदगी का सबसे बड़ा पल आता है, मतलब जिस चीज़ ने कहीं ना कहीं हमारे बीच में शिवाजी को बहुत ज़्यादा फेमस किया। आदिल शाह का सेनापति अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के तलघटी पर एक झोपड़ी में होने वाली थी, और एक हुक्मनामा तैयार किया गया था कि दोनों में से दोनों के दोनों सिर्फ एक तलवार लेकर आएंगे। मगर शिवाजी जानते थे कि भैया इनकी खून में गद्दारी है, आदिल शाह की खून में गद्दारी है, अफजल खान के खून में गद्दारी है। शिवाजी ने एक तलवार तो अपने साथ वो लाए, साथ में कपड़ों के नीचे कवच और दाई जो राइट हैंड की भुजा होती है, दाई भुजा में ये एक कटार अपने साथ लेकर आए। और जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को मारने की कोशिश की, शिवाजी जो कि ऑलरेडी बहुत चौकन्ने थे, उन्होंने अपनी कटार निकाली और बैक टू बैक लगातार इतने घाव दिए अफजल खान को कि अफजल खान की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। आदिल शाह की तो कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को ये तस्वीर नजर आ रही है, ये बड़े आइकॉनिक तस्वीर है, जब शिवाजी आपका अफजल खान को अलविदा करवा रहे हैं। अब अफजल खान की मृत्यु, अब शिवाजी को तो कोई रोक नहीं सकता था। शिवाजी बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि आदिल शाह कोई गलती करे। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी की सेना ने बीजापुर के सुल्तान की सेना को हरा दिया, और इसके साथ बीजापुर पर शिवाजी का पूरी तरह कब्जा हो गया। और इस युद्ध के दौरान बीजापुर सेना के 3000 सैनिक मारे गए, और अफजल खान के दोनों पुत्र को शिवाजी ने युद्ध बंदी बना लिया। और इसके साथ ही शिवाजी की जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय, जिसके लिए वो बचपन से ही कोशिश कर रहे थे, बीजापुर पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। अफजल खान को मौत के घाट उतारते हुए आदिल शाह को सबक सिखाया। अब मैं आपको शिवाजी के जिंदगी के दूसरे सबसे बड़े विलन के बारे में बताऊंगा, दूसरे सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बताऊंगा। इसका नाम है औरंगजेब, मुगलों का बादशाह औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब ये शिवाजी के ऊपर नजर रखे हुआ था, क्योंकि शिवाजी का प्रताप ही इतना ज्यादा था कि औरंगजेब क्या, भारत के बाहर भी उनके किस्से लोग सुनते थे। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया, और शाइस्ता खान अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी के गढ़ पुणे में पहुंचा, और उसने वहां पर 3 साल तक लूटपाट की। शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उसके ऊपर हमला किया। शाइस्ता खान की 4 उंगली शिवाजी ने काट दी, और शाइस्ता खान जान बचाकर भागा। मतलब सिर्फ 350 मावलों के साथ शिवाजी ने शाइस्ता खान की सेना में तबाही मचा दी, भागना पड़ा, घुटने टेक दिए मुगलों ने। औरंगजेब भैया इतना बड़ा मुगल साम्राज्य का राजा, जिसके दादा परदादा एक लेगेसी रही है, उसको ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सबसे पहले अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया, और कहा भैया 4 जो तुम्हारी रिमेनिंग 1 उंगली बची हुई है ना, उसको लेकर वहीं पर नौटंकी फैलाओ, इसके बाहर मत आना। अब देखिए हुआ क्या, शाइस्ता खान बदले की आग में पूरी तरह जल रहा था, लेकिन शाइस्ता खान को हराने के बाद
शिवाजी की शक्ति और मजबूत हो गई। मगर दोस्तों, शाइस्ता खान 6 साल के बाद अपने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी के क्षेत्रों में आया और उसने कई सारे क्षेत्रों को जलाकर तबाह कर दिया। अब दोस्तों, शिवाजी को राज्य चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि बट ऑब्वियस अगर आप राजा हो तो आपके पास राजस्व होना चाहिए। शिवाजी ने प्लान बनाया कि ये जो भारत के अंदर बाहर से जितने व्यापारी आते हैं ना, उनको लूटूंगा और जमकर लूटूंगा। सूरत उस समय मुसलमानों के हज पर जाने का एक प्रवेश द्वार था। शिवाजी ने 4,000 सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटा। किसी आम आदमी को नहीं लूटा, सिर्फ उन व्यापारियों को लूटा जो कि बाहर से भारत में आते थे व्यापार करने के लिए। मैं एक बात बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज की सेना में अच्छे खासे मुसलमानों की संख्या थी। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ कोई हेट था। इन्हें नफरत थी सिर्फ और सिर्फ बाहरी ताकतों से। ये अपने मुल्क को बाहरी ताकतों से बचाना चाहते थे। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबके साथ खड़े थे और सब इनके साथ खड़े थे। अब जैसे कि शिवाजी ने सूरत को लूटा, औरंगजेब को समझ में आ गया कि भैया अब ये इंसान से मिलना पड़ेगा। औरंगजेब, जो कि जानते हैं दोहरी नीति का आदमी, शिवाजी महाराज को उसने इनवाइट किया आगरा के किले में। शिवाजी महाराज पहुंचे और औरंगजेब ने सबसे पहले अपनी हैसियत दिखाई। उन्होंने मराठाओं के उत्कर्ष, भारत के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे पहले उचित सम्मान नहीं दिया और शिवाजी ने इसके लिए औरंगजेब को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम सिर्फ छल से ही मुझको हरा सकते हो। छल से भी क्या नहीं हरा सकते, तुम सिर्फ छल ही कर सकते हो। अब औरंगजेब को ये मौका छोड़ना नहीं था। औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी और इनके बेटे को कैद कर लिया और 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। 1666 में शिवाजी को मारने के लिए औरंगजेब ने एक प्लान बनाया। शिवाजी इस प्लान को भाग गए थे। शिवाजी और संभाजी दोनों लोग कैद से भाग गए, क्योंकि समझ में शिवाजी को आ गया था कि औरंगजेब अब आगे क्या करने वाला है। और दोस्तों, यहां से भागने के बाद शिवाजी ने संभाजी को मथुरा के एक ब्राह्मण के घर में छोड़ा और खुद पहुंच गए बनारस। कुछ साल बनारस में रहे, उसके बाद सकुशल राजगढ़ आए। लेकिन जैसे ही शिवाजी के भागने की खबर औरंगजेब को लगी, औरंगजेब का दिमाग हो गया खराब। उन्होंने इसके लिए अपने सेनापति जयसिंह को इसका दोषी माना और विष देकर उनकी हत्या कर दी। उसको लगा कि भैया ये भी हिंदू वो भी हिंदू, ये दोनों भारतीय। जयसिंह ने ही शिवाजी महाराज को आगरा के किले से भगाया है। मगर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जयसिंह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल द टाइम। एक बहुत बड़े योद्धा थे, मगर क्या करते। अब दोस्तों, हुआ ये कि मुगलों के पास तो अच्छी खासी सेना थी, तो मुगलों ने अपनी पूरी सेना के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ आक्रमण करना शुरू किया मराठाओं के ऊपर। और शिवाजी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके कारण युद्ध की भीड़ चढ़ जाए। तो औरंगजेब ने शिवाजी से एक संधि का प्रस्ताव रखा, पुरंदर की संधि। बड़ी ही इंपॉर्टेंट संधि थी। शिवाजी ने इस संधि को मान लिया। इसके बारे में आपको आगे बताता हूं, लेकिन उसके पहले 1670 में भैया दोबारा लूटा सूरत को, और इस बार 132 लाख रुपए की संपत्ति उनके हाथ में लगी
और मुगलों की सेना जब सामने आई सूरत में पूरी तरह नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन 1674 तक मुगलों ने अपनी पूरी दमखम के साथ आक्रमण करना शुरू किया। और जैसा कि मैंने बताया, शिवाजी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके अपने युद्ध की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि उन्हें एक चीज़ पता थी कि नंबर्स मैटर। मुगलों के पास अच्छी खासी सेना थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। 1674 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि की मुगलों के साथ और 23 किले मुगलों के नाम कर दिए, जो कि उन्होंने मुगल सेना को हराकर जीता था। सारे के सारे उनको दे दिए कि भैया रख लो। शिवाजी ने पुरंदर की संधि साइन कर ली अपनों के लिए। ऐसा नहीं था कि शिवाजी यहां पर झुके अपनों के लिए, क्योंकि दोस्तों युद्ध में कभी कभी आपको पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वक्त आपके साथ नहीं होता है। शिवाजी इस बात को अच्छा खासा जानते थे, क्योंकि इतने बड़े योद्धा वो ऐसे नहीं कहलाते थे। उसके बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और 1674 में काशी के प्रकांड पंडित भट्ट को समारोह में बुलाया और अपना राज्याभिषेक करवाया। अक्सर लोग कहते हैं कि शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे, मगर मैं आपको जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे, नो डाउट, लेकिन उनके साम्राज्य में मुसलमानों को धार्मिक आज़ादी थी। शिवाजी महाराज कई मुसलमानों के मस्जिदों आदि निर्माण के कार्य के लिए अनुदान भी दिया करते थे। कट्टर हिंदूवाद, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सिंधु नदी के पार रहता है वो सबका सब हिंदू है। तो इसमें कहना गलत होगा कि वो कट्टर हिंदू थे तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिमों से वो नफरत करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। 1.5 लाख योद्धा थे शिवाजी महाराज की फौज में, जिसमें कि 66,000 मुस्लिम थे, मतलब आधी उनकी फौज मुसलमानों की थी। और जो शिवाजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, कभी ये नहीं कहते थे कि मुगल भी मुसलमान हैं तो हम उनके लिए लड़ेंगे, कभी नहीं। और दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शिवाजी महाराज ने हमें और पूरे विश्व को दी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक। और दूसरा, शिवाजी पहले हिंदुस्तानी शासक थे जिन्होंने नौसेना की अहमियत को पहचाना, नेवी की अहमियत को पहचाना और एक मजबूत नेवी का गठन किया। इन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए तट पर कई किले बनवाए, जिनमें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, कई सारे किले यहाँ पर शामिल थे, जो कि बाहर से आने वाली ताकतों से महाराष्ट्र की रक्षा करते थे। कहीं कहीं पर शिवाजी को माउंटेन रैट भी कहकर पुकारा जाता था, माउंटेन रैट, क्योंकि वे अपने क्षेत्र को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि कहीं से भी निकलकर आते थे, हमला करते थे और गायब हो जाते थे, जिसको कि गुरिल्ला तकनीक भी कहा जाता है। और आज पूरे विश्व की मिलिट्री, इवन दैट, अक्सर हम भी गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जब हमें लगता है कि भैया सामने वाला हमसे थोड़ा बहुत ताकतवर है। लेकिन शिवाजी भैया अपने क्षेत्र का, अपने ज्ञान की पूरा उपयोग करते थे। आए, मारे, मारकर निकल गए, दुश्मन को पता तक नहीं चला बंदा कब आया, कहाँ से चला गया, हवा के झोंके की तरह। अपनी पूरी जिंदगी शिवाजी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, अपने देश के लिए लड़ते रहे। इन्होंने औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह, जिसके पास ताकत थी, पैसा था, सपोर्ट था, उसके सामने घुसने नहीं टेके। और औरंगजेब भी इस चीज़ को मानता है। औरंगजेब ने भी इस चीज़ को माना कि ताकत, पैसा होने के बावजूद, एक वर्चस्व होने के बावजूद वो शिवाजी महाराज को झुका नहीं पाया। और इस बात की उसको हमेशा मलाल रही कि कत्लेआम फैलाने वाला औरंगजेब, जिसने समूचे भारत को जीत लिया हो, वो शिवाजी महाराज को नहीं हरा पाया। और शिवाजी महाराज मरते दम तक उसके लिए बिल्कुल नाइटमेयर रहे। शिवाजी महाराज अपने आखिरी दिनों में बीमार पड़ गए थे और 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पुत्र को उनकी राजगद्दी दे दी गई। मगर शिवाजी महाराज आज भी हमारे
जहन में हैं। भले मैं मानता हूँ कि हमारी हिस्ट्री में ज़्यादा शिवाजी को पढ़ाया नहीं जाता है। हमारे देश के बच्चे आज भी कहते हैं कि दैट एडोल्फ हिटलर भाई क्या लीडर था, मगर मैं उनसे कहना चाहूँगा एक बार गौर कीजिए, क्या गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक एडोल्फ हिटलर ने दी थी? क्या नेवी का महत्व एडोल्फ हिटलर ने समझाया था? तो अगर हम अपने भारत के महान महान योद्धाओं के बारे में गौर करें ना, तो हमें पता चलेगा कि पूरे विश्व को हमने क्या दिया है। आज ये जो चाइना है, पाकिस्तान है, ये जो आंखें दिखाती हैं ना, आपको क्या लगता है इनके किसी लीडर ने इनको ये टेक्निक बताई है या इनको ये स्ट्रैटेजी बताई है? नहीं, इन्होंने भारत की हिस्ट्री बहुत ढंग से पढ़ी है, इसीलिए ये बार बार आंख दिखाने की ज़रूरत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने योद्धाओं की टेक्निक को समझ नहीं पाते हैं। हम अक्सर बात करते हैं मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में, एक बार गौर करो तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान राजाओं ने, हमने महान योद्धाओं ने, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, चाणक्य, इन्होंने हमें क्या क्या बताया और हमें क्या क्या दिया कि अगर हम इसको फॉलो करें ना तो पूरे विश्व को झुकाने का दम भरता है एक एक भारतीय। तो इसी के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ।